हम बात करने जा रहे हैं 2027 के लिए 2026 के पेपर के बाद की रणनीति पर। मुझे ऐसा याद आ रहा है जब 2010 में मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था, तब भी रियल में पेपर के पैटर्न में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ था, इतना बदलाव कर दिया गया था कि सभी लोग बहुत ही नाराज थे कि भाई पेपर का इतना लेवल क्यों बदल गया। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दिए 2026 में, उन लोगों के साथ क्या ऐसा ही हुआ, मुझे जरूर बताइएगा। उन्हें लग रहा है कि नहीं सर ठीक था, हम तो जैसा गए वैसे ही सोच कर गए थे, हमें मतलब ना हम कठिन सोच कर गए ना सिंपल, हम तो बस फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें नहीं पता कि क्या पेपर होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था। तो मुझे आपका अनुभव जरूर बताइएगा जो फर्स्ट टाइम देने गए थे। आज की बात मैं उन विद्यार्थियों के लिए डेडिकेट कर रहा हूं, उन विद्यार्थियों को समर्पित कर रहा हूं जो अब अगले साल के लिए प्रारंभ करना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी से करना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसा भी आपका मन हो कि क्लास करना है, सेल्फ स्टडी करना है, ऑफलाइन करना है, जहां तुम्हारा मन हो। पर कुछ बातें मैं इसलिए क्लियर कर देना चाह रहा हूं ताकि अब जैसे जैसे एनालिसिस करते जा रहे तो चीजें और क्लियर होती जा रही है, चीजें और क्लियर हो रही, तो अनुभव और इस पूरी क्लैरिटी को आपके सामने रख रहा हूं। जिसे आप माने न माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन यदि आप 2027 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो सुनकर जाइए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए थे। आप अपने मर्जी का भी करिए, कुछ अनुभव से भी देख लीजिए। ये एक टेबल मैंने बनाया, जैसे कि मैंने कल कई विद्यार्थियों को बोला था तो कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स में डाला है। मैंने कई विद्यार्थियों के कमेंट्स पढ़े, उसमें कई लोगों ने अपना अपना डाला कि सर सिंपल मुझे इतने लगे, रिस्क वाले मुझे इतने लगे, इम्पॉसिबल मुझे इतने लगे। तो ये मैंने जब सेट बी जो सेट मेरे पास था उसका एनालिसिस किया तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और खास करके पीछे के क्वेश्चनों पर गौर करेंगे आप लोग, तो पीछे के क्वेश्चनों में आपको एक क्लैरिटी दिखाई देगी। पीछे के क्वेश्चनों में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 के बाद, या मैं कह सकता हूं कि लगभग 30 के बाद ही क्वेश्चन का नंबर बढ़ने लग जाता है, जहां पर रिस्क वाली बातचीत है वो कम हो जाती है। और जो करने जैसे सवाल थे, मतलब बी सेट में शुरुआती क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल थे और बाद के क्वेश्चनों में ज्यादा कठिनाई नहीं थी। इस पूरे एनालिसिस में ये क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थे। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही इतना भयानक था कि नए तरीके की बातचीत थी, क्वेश्चन ही समझना, उसको रीड करना बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो पहला एनालिसिस जो मैंने किया कि क्वेश्चन जो 2026 के प्रीलिम्स में आए, सिंपल क्या थे, रिस्क वाले क्या थे, इम्पॉसिबल क्या थे, हमने उस पर बातचीत की। दूसरा, मुझे एक चीज क्लियर हुई कि अब हमारे सिलेक्शन में क्या क्या बैरियर है। सबसे बड़ा बैरियर मुझे जो लगा वो लैंग्वेज का भी लगा। मुझे बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगा क्या। इस बार सिविल सर्विस एग्जाम की जो भाषा थी, ऐसा लगा नहीं कि वो हिंदी की भाषा है, बल्कि वो ऐसा लगा जैसे मशीन से ट्रांसलेट की हुई पूरी तरह से भाषा है। जैसे मेनग्रू को गरान शब्द उपयोग करना, सीधा मेनग्रू यूज भी कर सकते थे, लेकिन केवल शब्द की बात नहीं, पूरा सेंटेंस भी बहुत अजीबोगरीब शब्दों से निर्मित था। ऐसा लग रहा था कि एआई ने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो एक लैंग्वेज का भी बड़ा बैरियर है। मतलब अब बाइलिंगुअल कक्षाएं ज्यादा बेटर रहेगी, इसका समाधान भी मैं देते चल रहा हूं कि ऐसी कक्षाओं को लीजिए जहां बाइलिंगुअल मीडियम आता है, जहां हिंदी इंग्लिश दोनों यूज किया जाता है। उसका फायदा यह मिलेगा कि आपको इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगी, तो अधिकतर सवाल हिंदी में करेंगे, जहां हिंदी समझ में नहीं आएगी वह इंग्लिश की थोड़ी मदद ले सकते हैं। तो भाषा का बैरियर, उसका समाधान हमारे पास ये था। एक दूसरा बैरियर है यूपीएससी। इसके 100 साल पूरे हुए, मैं भूल गया था कि 100 साल पूरे हुए इसके। इसने अपनी पुनः औकात दिखा दी, मैं कठोर शब्द उपयोग कर रहा हूं। इसने पुनः अपनी औकात दिखा दी कि मैं कॉलोनियल माइंडसेट का हूं, मुझे अंग्रेजों ने बनाया था। 1919 के अधिनियम के बाद 1926 में मेरी स्थापना अंग्रेजों ने की थी, तो मैं उसी कॉलोनियल माइंडसेट के अकॉर्डिंग भारतीयों को ट्रीट करूंगी।
या करूंगा, जो भी यूपीएससी का जेंडर होगा। तो इसने पुनः साबित कर दिया कि ये मानसिकता बदलने वाली नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि 2010 में जब इस तरीके का बदलाव अचानक हुआ था तो बहुत होल हल्ला हुआ था, पर ये कुत्ते की दुम जैसी थी, वो सीधी की टेढ़ी रही, सीधी नहीं हो पाई। पुनः कहूंगा कि एक संवैधानिक संस्था है, सुनती कुछ भी नहीं है। इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि क्या उसकी परीक्षा में सभी बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस बात से लेना देना नहीं कि रीजनल माध्यम वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और ना ही मुझे लगता है इस संस्था को इस बात से लेना है कि जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनका जो बैकग्राउंड है विषय वाला वो कैसा था, क्या वो नैतिकता एथिक्स के साथ काम कर पाएंगे कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। इसको बस एक है कि अपनी नाक ऊंची रखनी है, दुनिया को दिखाना है कि मैं सबसे कठिन परीक्षा हूं, इसलिए रेंडमली कुछ भी सवाल पूछेगी। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मतलब अगर ये वीडियो पहुंच जाए जहां तक पहुंच सके, मैं 5 प्रश्न यूपीएससी के 2026 के यूपीएससी के बोर्ड मेंबरों को भेज दिए जाए और सभी को बिना एआई का उपयोग करके 5 प्रश्नों में 4 या 3 प्रश्न हल करने के लिए कह दिया जाए। जो भी बोर्ड मेंबर है मुझे बता दीजिएगा, अगर एक व्यक्ति भी उनमें ऐसा कर सके तो बस उन्हीं पेपर में से 5 प्रश्न निकालूंगा मैं, कहीं बाहर से नहीं। मुझे नहीं पता कि वो जो मेंबर हैं वे लोग कितना पढ़ पा रहे हैं और कितना नहीं। कभी करंट अफेयर के रूप में 1.5 साल 2 साल पीछे बात को करंट अफेयर कहते हैं, कभी करंट अफेयर के रूप में लेटेस्ट वाली बात को करंट अफेयर कहते हैं। अब ये भी डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है कि करंट अफेयर का मतलब क्या है। जैसे भी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश वालों ने गंदगी की थी, 8 महीने पुरानी बातों को करंट अफेयर के रूप में, 8 साल पहले पुरानी बातों को करंट अफेयर के रूप में पूछा और कहा कि ये तो करंट अफेयर का प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि ये एक बैरियर है और इससे कैसे लड़ सकते हैं ये मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये लड़ने के बाद भी कोई सुधरने वाली भी है या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। तो एक समाधान मेरे पास था, वो मैंने बताया। इसका समाधान मेरे पास नहीं, आप बताइएगा कमेंट्स करके क्या कर सकते हैं। मैं हर तरीके के साथ, हर चीज में आपके साथ हूं। और तीसरा है सिलेबस विथ करंट अफेयर, जिसके लिए मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, रणनीति लेकर आया हूं। उसी की बात हम करेंगे।